हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आज की बहू मूवी के बारे में। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कि शादी का समय चल रहा होता है। दो लोग दरवाजे पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बारात कब आएगी, और फिर वो बेचैन हो जाते हैं कि अभी तक बारात आई ही नहीं। फिर बारात का पता लगाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ पे एक इंसान एक दरवाजे पे आके खड़ा होता है और बोलता है मुझे अंदर जाना है, लेकिन फिर उसे सिक्योरिटी ये बोल के रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होगा। तो वो वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करता है। तभी वो देखता है कि दूल्हे का गाड़ी जा रहा है, तो वो उससे बोलता है रुको रुको। तो वो बोलता है अरे तुम यहाँ भी आ गए, भागो यहाँ से, और वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर वो इंसान वहीं पे खड़ा होकर इंतज़ार करते रहता है। फिर एक और गाड़ी पीछे से आती है, तब वो हाथ खड़ा करके वहीं पर रुक जाता है। और जब वो गाड़ी नज़दीक आती है तो बोलता है रोकिए गाड़ी रोकिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर बताता है कि देखिए मुझे कुछ सबूत मिले हैं, जो आप इसे देखिए, आप एक जज हैं और आप ही इसका इंसाफ करिए। उसके बाद जब वो देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचता हूँ। और उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि ये जज साहब जाते हैं अपने बेटे के पास, जहाँ उसकी शादी हो रही होती है। वहाँ पे जाके ये लोगों को बोलते हैं कि मेरे बेटे की शादी अब नहीं होगी। फिर वो लोगों को बताते हैं कि उसके बेटे की शादी पहले ही किसी लड़की से हो चुकी है और अब ये शादी नहीं हो सकती। उसी समय लड़की के पिता बोलते हैं कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। सोचो कितना बड़ा बेवकूफ़ीपन है ये लोगों का कि अब उसकी बेटी बच गई है। सोचो उसकी ज़िंदगी बच गई है उसकी बेटी की, और वो कैसा सवाल कर रहा है। उसे तो खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी रुक गई ऐसे इंसान से होने से कि शादी पहले ही हो चुकी है। उसके बाद जज बोलता है कि मेरे छोटे बेटी की शादी आपसे हो जाएगी, सॉरी आपके बेटे से हो जाएगी। ठीक है, और जज साहब अपने बड़े बेटे को बताते हैं कि जब दूल्हा जी को पंडित जी बुलाए तो तुम छोटे वाले को तैयार कर देना। और फिर पुराना दूल्हा राजा ये बोलता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। सोचो इसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसी लड़की से सबके सामने ये शादी नहीं कर पा रहा है, क्या ख़राब बात है। फिर उसके बाद जज साहब गाड़ी निकालकर उस इंसान के पास जाते हैं और फिर उसे बोलते हैं चलिए शादी हो रहा है, आप भी साथ में चलिए। मतलब उतने देर से इसने इस इंसान को यहीं पे छोड़ दिया था कि मैं अपना कांड काम करके आ जाऊंगा तब तुम्हें दोबारा आऊँगा लेने के लिए। क्या बकवास है ये। और आखिरकार छोटी वाली का शादी उसके छोटे बेटे से हो जाता है। जज की बड़ी बहू सिर्फ छोटी बहू को तैयार कर रही है, तो जज को बुरा लगता है और वो अपनी मंझली बहू को पार्लर लेके चला जाता है तैयार करने के लिए रिसेप्शन के दिन। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, वो बोलेगा कि आप गोल्ड डिगर हो, तो समझ जाना कि वो गोल्ड डिगर है। जैसे यहाँ पे ये बोलता है कि सुनो तुमने मुझसे शादी कर ली, तुम गरीब हो, तुमने अपने घर से दहेज का कुछ नहीं लाया, ना बेड दिया, ना कुछ दिया, ना कपड़े दिए, ना बर्तन दिए, कुछ नहीं दिया तुमने, तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मांग कौन रहा है, भिखमंगे। तू तो शादी भी इसलिए किया था ताकि इसकी सैलरी मिल सके, और भिखमंगा कहीं का पत्नी का दर्जा देना चाहता है। क्या नल्लापन है यार, कुछ है ही नहीं इसके पास जो उसको दे सके, इसलिए ये पत्नी का दर्जा ही नहीं देना चाहता। सारे नल्ले पति यही बोलेंगे मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। अरे भाई तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या इसके अलावा, और कुछ नहीं, नाम का भिखमंगा, काम का भी। जिसका पिता जज हो वो बेटा दूसरी लड़की से इसलिए शादी करता है कि उसकी सैलरी मिल सके। हाँ, ये स्टोरी में ही बताया गया है। तो उस इंसान की पत्नी बनना कोई नहीं चाहता, लिटरली कोई नहीं। तो इस सीन में दिखाया जाता है कि भाई, संध्या का भाई अपने पिता पर गुस्सा कर रहा है। ये बोलता है कि क्यों शादी करा दी आपने उसकी, अब देखो गरीबी आ गई ना, अब अच्छा खासा वो हम लोग का घर संभाल रही थी। तब उसके पिता बोलते हैं कि अपनी खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब करना सही नहीं। ये बात मेरे दिमाग में इतनी घूमी कि मैं इसके दो पहलू बता सकती हूँ तुम लोगों को। पहला तो ये कि माता पिता क्या अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि अपनी खुशी के लिए हम बेटे को घर पे क्यों रखें और बहू को घर पे क्यों रखें। वो सिर्फ बेटी का भलाई क्यों चाहते हैं कि बेटी को शादी करके अलग होना चाहिए, बेटे को भी होना चाहिए, है ना। उसकी खुशी क्यों छीनी जा रही है फिर, बेटा बेचारा इतने सालों से। और इसी सीन में हम लोगों को पता चलता है कि वरुण ने संध्या से शादी बस इसलिए की थी ताकि उसकी सैलरी मिल सके, लेकिन उसने देखा कि शादी के बाद भी सैलरी उसके पिता को मिल रही है, तो उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। और अब जब उसकी शादी हो रही है तो संध्या की वजह से उसकी शादी टूट गई, तो अब वो संध्या पे गुस्सा उतारेगा। क्यों? क्योंकि वो है एक लालची इंसान, गोल्ड डिगर, भिखमंगा।
वैसे आप लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा, चाहे कितना ही अमीर इंसान हो, जब उसकी शादी हो जाती है उसके बेटे की या उसकी खुद की शादी हो जाती है, तो वो अपना घर का काम अपनी काम बहू से या पत्नी से ही करवाता है। कभी कभी तो ये इंसान आपको बहुत सही लगेगा, लेकिन कभी कभी ये अपना पैट्रियार्की फेस ऐसा दिखाएगा कि आप तकिए पे पटक पटक के आपको नींद आ जाएगी। हाँ, अपने को चोट पहुंचाना सही बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दादाजी ने क्या बात बोली है कि अगर वो तुम्हारे साथ गलत करे तो सहना मत, उसका विरोध करना। लेकिन ये आज की बहू ये विरोध भी करती है और सहती भी है। हाँ, तो यहाँ छोटी बहू के लिए मंझली बहू चाय लेकर आती है, तो बोलती है मुझे बेड पे दे दो। मुझे लगता है छोटी बहू को मंझली बहू को नहीं बोलनी चाहिए, उसे अपने पति को बोलनी चाहिए थी कि हाँ मुझे चाय बेड पे चाहिए, ये सही होता, तब बात बिल्कुल जचती। और इस बात से ये बुरा मान जाती है और बेड पर से उठती ही नहीं है। फिर इसके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं बेटा कैसी हो। वो बोलती है मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे साथ अभी बहुत बुरा हुआ। जब इसके पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी क्या जानती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, ये तुम्हें जान लेना चाहिए दामाद जी। तो बोलता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानूंगा, बल्कि इसे मेरे बारे में सब कुछ जान लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर आपको एक ईंटा उठा के किसी का सर फोड़ देने का मन करेगा, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते और खुद के साथ भी नहीं होने दे सकते, है ना। उसके बाद अपने टॉक्सिक दामाद के मुंह से ये सुनने के बाद वो उसके पिता के पास जाते हैं कि जज साहब अगर आप हैं तो आप ही फैसला सुनाइए। अब मेरे घर में बेड पे चाय पीने की आदत है, तो उसे बेड पे ही मिलनी चाहिए। सोचो अगर नौकरानी चाय लेकर जाती तो वो ज़रूर बेड तक उसे चाय दे देती और सुबह सुबह कोई पंगा ही नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि संध्या जज के पास जाके उसे ये मनाती है कि वो भी जॉब पे जाना चाहती है और उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम जज की बहू होकर जॉब पे जाओगी तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। बेटे जॉब पर जाएंगे तो बहुत गर्व है, लेकिन बहू जाएगी तो इमेज कैसे चली जाएगी यार। इतना ख़राब सोच कितना कैसे हो सकता है लोगों का, मतलब बिना दिमाग लगाए कोई भी समाज जो बोल रहा है उस बात पे लोग कैसे चल लेते थे भाई। समाज की बात पे अपनी ज़िंदगी कैसे कोई जी सकता है। और सिर्फ शादी के बाद बेटा ही क्यों घर चलाए, बेटी क्यों नहीं चला सकती, मुझे तो समझ में नहीं आता। सब बेवकूफ़ी लोगों के नस नस में जमी हुई है। फिर ये इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम जाके अपने पिताजी के हाथ में दे देना। क्या बकवास है, ताकि तुम्हें ताने सुनाने को मिल जाए। तुम फ्री फोकट में किसी का तो कल्याण करने वाले हो नहीं जज जी, है ना। तो ये उसे प्यार से समझाती है कि देखो जिस तरह मेरे काम करने से तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, तो मेरे पिता की भी इज्जत तुम्हारे पैसों से तो नहीं रहेगी। इस बात के दिमाग में ये बात सुनकर उसके दिमाग में पल्ले पड़ जाता है कि वो गलत है बहुत ज़्यादा, और वो उसे अनुमति दे देता है, जो कि उसे लेने की ज़रूरत थी ही नहीं कभी। फिर आती है उसके निकम्मे निठल्ले पति की बारी। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, बता मुझे। वो बोलती मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो बोलता है पति हूँ मैं तुम्हारा। एक मिनट, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है क्या। तुमने तो रात में कहा था कि पत्नी का दर्जा मिला नहीं, तो तुमको पति का दर्जा कहाँ से मिल गया। तो इसलिए उसे कुछ नहीं बताती है और वो जॉब के लिए चली जाती है। इस बात से कलबला कर ये पूरे घर में पूछता है कि कहाँ गई कहाँ गई। उसके बाद अपनी बहन से पूछता है, इसकी बहन से 4 ताने देती है और उसका दिमाग ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो पिताजी से पूछता है, फिर पिताजी उसे 8 ताने देते हैं, टोटल 12 ताने हो जाते हैं और इसका दिमाग फिर और गर्म हो जाता है और पागल हो जाता है ये। फिर ये अपने पिता को मैनिपुलेट करता है कि आपकी बहू होकर वो काम पे जाएगी, कितना बुरा बात है। वो बोलता है मुझे भी यही लगता था मेरे पुत्र, पर मुझे मेरी बहू ने बता दिया कि ये कितना गलत है और समाज के अनुसार तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार सारी चीज़ें बदल डालो। उसके बाद फिर ये पूछते तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग ये कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी की कमाई खाता हूँ। तो बोला हाँ ये भी बात सही है, उसे बोल देना कि वो अपनी कमाई अपने पिता को देती है, ससुराल में नहीं रखती। लोगों को कितना ज़्यादा डर है इस बात का कि पत्नी की कमाई खाते हैं, और इतने सालों से पत्नियों को बुरा ही नहीं लगा कि वो पति की कमाई खाते हैं। क्या खराब औरत है यार, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनके पति ये एहसास दिलाने से कभी नहीं चूकते कि उसकी पत्नी पति की कमाई खा रही है। हर बात में ताने बाने में ये जताते रहते हैं कि पत्नी बैठकर घर में उसकी कमाई खा रही है। ऑफिस का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संध्या। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग साथ में गोल गोल घूम कर उसके बैठ कर उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो गई। सोचो कितना बढ़िया माहौल है।
थोड़ा बढ़िया माहौल और हो जाता जब ये वरुण माला फेंक कर संध्या को चोट मारता है। तब कोई इंसान खड़ा होकर उसे इतना कूटता कि वो दोबारा घर जाता तो खुद से नहीं चल के जा पाता, तो माहौल और भी ज़्यादा बढ़िया लगता कि ठीक है तुम्हें माला नहीं पहनना तो भाई मत पहनो, लेकिन किसी पे माला फेंकना, तुम्हें माला चढ़ा देंगे तेरी फोटो पे भाई। और इन दोनों के एक बूढ़े कली को इतना फ़र्क पड़ता है कि ये दोनों ने प्यार किया, शादी किया, तो ये दोनों साथ होने चाहिए। उसी ने दोनों की शादी करवाई है, तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि मैंने क्या ही करा दिया, दोनों की शादी करा के गलत किया या सही किया। तो बेचारी लड़की यहाँ पे बेचारी बनती है, बोलती है मेरा नसीब ही ख़राब है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसी समय इसके बॉस कॉल करके उसे अंदर बुलाते हैं। जब वो अंदर जाती है तो बोलते तुमने तो अपनी शादी में किसी को बुलाया नहीं, इसलिए मैंने 1 घंटे की छुट्टी सबको दी है और कैंटीन से तुम सब के लिए खाना फ्री है, और ऑफिस ख़त्म होने के बाद तुम मुझे रास्ते में मिलना, ठीक है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। इस बात से वो राज़ी हो जाती है और इंतज़ार करती है। उसके बाद उसके बॉस उसको कहीं लेकर जाते हैं। इस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि इसके दो दोस्त उसको भड़काने लग जाते, दो चार बात कहते हैं उससे। जिस तरह इसकी पॉकेट खाली है, इसकी दिमाग भी उतनी ही खाली है। वही बात ये आकर अपनी 2 भाभी को वही 4 बात बता देता है। उसे लगता है वाह बॉस कितना बुरा इंसान है, और वो संध्या उससे भी कितनी अच्छी इंसान भी नहीं है। उसके बाद ये अपने पिता को बोलता है कि मुझे संध्या से डाइवोर्स चाहिए। उसके बाद इसके पिता बोलते हैं कि जब मैं डाइवोर्स दिलवाता था जज बनकर तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे पहली बार खुशी हो रही है। तुम जैसे इंसान को किसी से छुटकारा मिल रहा है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। फिर बाद में पता चलता है कि बॉस इसे अपने घर इसलिए ले गया था कि उसकी भी बेटी थी, तो उसकी माँ ने इसे कंगन दिया कि मेरी बेटी की जगह पे तुम ही कंगन लो। वो बोलते हैं बेटा इसे तोहफा मत समझना, ये यादें हैं तो इसे संभाल कर रखना। उसके बाद जज की बेटी बोलती है कि आपने बताया नहीं डाइवोर्स के बारे में। बोले ठीक है कल सुबह बता दूंगा। और कल जब सुबह होती है तो वो डाइवोर्स के बारे में बताता है, तो बोलती है ठीक है अगर आप राजी हैं तो डाइवोर्स दे दिया जाएगा। और उसके बाद डाइवोर्स दोनों को पड़ जाता है। डाइवोर्स देने में एक अच्छे वकील की ज़रूरत होती है, जिसे बुलाने के लिए उसकी दोनों भाभी उसको मदद करती है। और इस बात से दोनों के हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा काम करोगी तो मैं भी फ्यूचर में तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ, और दोनों ही गुस्सा हो जाता है। डाइवोर्स के साथ एक और पेपर उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं लो इसे भी साथ लेते जाओ, शायद उस पेपर में यही होगा कि तुम अपनी ज़मीन जायदाद से दखल हो जाते हो इस डाइवोर्स के बाद। फिर वो क्या करता है, डर से ही डाइवोर्स देता ही नहीं और बोलता है कि ठीक है अभी तो नहीं दूंगा, लेकिन बात बड़े अजीब लोग हैं। जब कोई शादी के बंधन में बंध गया है और दोनों को ही वो नहीं पसंद, तो उस शादी को तोड़ने में लोगों को क्या ही जाता है। तीसरे आकर पैर अड़ा रहे कि नहीं नई शादी टूटनी चाहिए, और एक चांस देने के बाद उसके फिर मूव ऑन हो जाओ ब्रो। पूरा ज़िंदगी उसी को सुधारने में लगा देना कि तुम सुधरोगे तभी इंतज़ार करते हैं हम, ऐसा नहीं होता बेवकूफ़। फिर संध्या अपने घर जाती है अपने पिता भाई से मिलने के लिए। उसे बताती वो वहाँ खुश नहीं रह रही। उसका भाई बोलता कपड़े और गहने देख के तो नहीं लग रहे। वो बोलती है मन नहीं भी हो फिर भी जॉब पे जाने के लिए ये सब करना पड़ता है। बोलता हाँ मैंने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है, मैं अपना घर चलाऊँगी फिर से। उसके बाद वो अपने ससुराल की नौकरानी से पूछती है कि कोई नौकरानी है, तो वो बताती है मेरी बहन है वो काम कर सकती है। फिर वो अपने घर लेकर जाती है और अपने घर के सारे काम बता देती है और वो उसका घर से काम शुरू कर देती है। और जब संध्या को सैलरी मिलती है तो वो घर जाती है, सैलरी लेकर अपने पिता को दे देती है। और जैसे ही संध्या वहाँ से जाती है वरुण आता है और अपने ससुर से सारे पैसे छीन लेता है और उसे बोलता है कि तुम कैसे भिखमंगे और गरीब इंसान हो यार। वरुण अपने ससुर को बोलता है कि कैसे इंसान हो तुम, अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, देखो अपनी वाइफ का पैसा चोरी कर रहा है तब इसे शर्म नहीं आ रहा है, और ये अपनी सैलरी से अपने पिता को कुछ नहीं दे पा रहा तब भी इसे शर्म नहीं आ रहा है। इसे शर्म आ रहा है कि कोई पिता अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। कितना निठल्लू इंसान है ये। फिर संध्या के फैमिली को डराता है अगर तुमने संध्या को बताया कुछ भी तो संध्या उस घर में नहीं रहेगी। इस बात से दोनों उसके भाई और पिता उदास हो जाते हैं और बोलते हैं, पिता और भाई दोनों इस बात से डर जाते हैं कि कहीं संध्या को सच में घर से ना उसकी ससुराल से भगा ना दिया जाए। इसीलिए वो संध्या को कुछ नहीं बताते हैं और घर में जो नौकरानी काम कर रही थी उससे भी पैसे नहीं दे पाते, क्योंकि सारा पैसा तो उसका निठल्लू दामाद लेके गया है, जो दामाद है ही नहीं कहता है खुद को। इस बात से नौकरानी गुस्सा हो जाती है और संध्या को बुलाती है कि काम करवाकर पैसे नहीं देना, ये कैसी बात हो गई। उसके बाद संध्या अपने पैसे उसे देती है और घर जाके पूछती है कि बोलो कैसे क्यों नहीं दिए। फिर उसका भाई भड़क जाता है कि हम पैसे कहीं भी खर्च करें तुम्हें क्या, अगर तुम अपने पैसे का हिसाब मांगोगी तो हमें पैसे मत देना।
फिर वो बेचारी नाराज़ हो जाती है और उसके बाद बोलती है ठीक है अब मैं पैसे दे दूँगी और हिसाब भी नहीं मांगूंगी। फिर से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अगले महीने फिर से संध्या को उसकी सैलरी मिलती है और जब वो अपने सैलरी को काउंट कर रही होती है तो उसमें एक फटा नोट रहता है। कैसा ऑफिस है ये, फटा हुआ नोट अपने स्टाफ को दे रहा है और ये उससे चेंज भी नहीं करा रही है। उसके बाद वो रतन भैया को दिखाती है कि नोट फटा हुआ है देखिए तो बोलता है रुको मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ अब ये नोट चल जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं।